नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। चुनाव करीब आते जा रहे हैं और देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा रही है। आए दिन पार्टियों और नेताओं का आवागमन जारी है। टिकट देने और काटने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बसपा ने ऐलान किया है कि वो बाहुबलियों को टिकट नहीं देगी। गौरतलब है कि चुनावों में अक्सर नेताओं की पृष्ठभूमि पर सवाल उठते हैं। यूपी पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सांसद हैं। वहां से 31 सांसदों पर आपराधिक केस हैं, 22 सांसदों पर गंभीर आरोप हैं। 2014 में 28 सांसदों पर थे आपराधिक मामले। और अगर हम अब विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो यहां पर 403 सीटें हैं। गंभीर मामले वाले दागी विधायक 143 हैं, बीजेपी के 114 हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी के 83 विधायकों पर गंभीर आरोप हैं। समाजवादी पार्टी के 47 विधायकों में से 14 पर आपराधिक मामले हैं। बसपा के 19 विधायकों में और 5 हैं जो इनमें उन पर आपराधिक मामले हैं। तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने बाहुबली एमएलए मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी पार्टी बाहुबलियों को टिकट नहीं देगी। मुख्तार अंसारी का टिकट कटते ही असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें अपनी पार्टी का टिकट ऑफर कर दिया है। यूपी में एक माफिया एमएलए मुख्तार के नाम पर हो रही सियासत के मायने क्या हैं, बता रहे हैं कमाल खान। मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ यूपी में कुर्की जब्ती की ऐसी मुनादियां ही कम नहीं थीं कि अब मायावती ने विधानसभा टिकट काटने की मुनादी कर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि बीएसपी का आगामी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फौरन ही मुख्तार को टिकट ऑफर कर दिया। मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। यूपी में योगी की सरकार बनने के बाद मुख्तार, उनके रिश्तेदारों और उनके करीबियों पे सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार गैंग के 248 लोगों पे कार्रवाई हुई। 222 करोड़ से ज्यादा की जायदाद जब्त या गिराई गई। मुख्तार गैंग पे 121 मुकदमे दर्ज कर 160 को जेल भेजा। गैंग के 163 लोगों के असलहों के लाइसेंस जब्त हुए। 110 पे गैंगस्टर, 41 पे गुंडा एक्ट, 6 पे एनएसए लगा। गैंग के 37 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई। लेकिन मायावती के इस फैसले से लोगों को हैरत हुई, क्योंकि मुख्तार को 2017 में पार्टी का टिकट देते वक्त मायावती ने खुद कहा था कि उनके ऊपर मुकदमे सियासी रंजिश में किए गए हैं। अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की है। मायावती पहले भी कई बाहुबलियों को पार्टी में ले चुकी हैं। वो कहती हैं कि वह उन्हें सुधरने का मौका देती हैं। 2004 में बाहुबली डीपी यादव को पार्टी में लेते वक्त उन्होंने राजा भैया को चुनौती पेश की थी। श्री मुलायम सिंह यादव के पास श्री राजा भैया जैसे लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए श्री डीपी यादव फिर से अपने घर में वापस आ गए हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार का पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ और बलिया जिलों की करीब 1 दर्जन सीटों पर असर रहा है। मुख्तार पिछले 25 सालों से चुनावी राजनीति में हैं। मुख्तार अंसारी 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में 5 बार विधायक बने हैं। 4 चुनाव वो जेल से जीते हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 1985, 1989, 1991 और 1993 में 4 बार सीपीआई से एमएलए, 1996 में समाजवादी पार्टी से एमएलए, 2004 में समाजवादी पार्टी से एमपी और 2017 में बीएसपी से एमपी बने हैं।
मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबकतुल्ला 2007 और 2012 में विधायक रहे हैं। दरअसल सियासत में अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं होता है, उसका स्टेटस वक्त के साथ बदलता रहता है। कब वो अपराधी है, कब वो नहीं है, इससे तय होता है कि किस वक्त वो किस पार्टी या सत्ता के साथ में है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, जो ये मायावती का मन बदला है, वो कह रहे हैं बाहुबलियों को नहीं लेंगी, इसके पीछे क्या सियासी मायने देखे हम? देखिए, ऐसा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जैसा आपने इस रिपोर्ट में देखा कि उनके परिवार, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार, दूर दराज के रिश्तेदार और उनका जो गैंग है, जो पुलिस ने जिसको गैंग घोषित किया है, उसके अलावा भी बहुत लोगों के खिलाफ, 250 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तमाम इमारतें गिरा दी गई हैं, बुलडोज कर दी गई हैं, जेल में वो बंद हैं। तो जिस तरह से कार्रवाई हुई है और उसका प्रचार हुआ है, उससे उनकी एक नेगेटिव इमेज बनी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके ज़रिए पोलराइजेशन में भी मदद मिलती है, इसके ज़रिए एक पोलराइजेशन की भी कोशिश हुई है। तो मायावती अब ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में जोड़ना चाहती हैं, कुछ इस तरह की राजनीति वो दिखाना चाहती हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से उन्होंने इसका फैसला लिया। और दूसरा, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं, अभी थोड़े वक्त पहले जो सिबकतुल्ला हैं, 2 बार के MLA रहे हैं, वो अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हो सकता है ये भी एक वजह रही हो सकता है कि मुख्तार का परिवार और उनके लोग समाजवादी पार्टी से कुछ करीब हो रहे हों इस वक्त में, एक ऐसे वक्त में जब सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है और उनको शायद कुछ मदद की ज़रूरत होगी। हो सकता है ऐसी कोई बात मायावती को पता चली हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया। बिल्कुल कमाल, और इससे जो अब राजनीतिक समीकरण है उस पर क्या असर पड़ेगा अगर मायावती का ये रुख रहता है और चुनावों के बाद के जो हम देखते हैं समीकरण, क्या मायावती का झुकाव बस बीजेपी की तरफ जा सकता है, या किस तरह से देखें, क्या वो अपनी गोटियां बिठाने की, बिसात बचाने की कोशिश में है मायावती? देखिए, मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं, जिनमें से 3 बार वो बीजेपी की मदद से बनी है। 1996 में उन्होंने प्री पोल अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन अगले साल जब सरकार बनाई तो वो बीजेपी के साथ सरकार मिलकर के बनाई। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उनको बीजेपी को भी वोट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो वो करेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो ये अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि चुनाव के बाद मायावती क्या करेंगी, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले तक उनका बीजेपी के ऊपर जो रुख था वो बहुत नर्म था। उनके ट्वीट्स सिर्फ राय देने वाले होते थे। ऐसा नहीं होता था कि समाज में इतनी तरह की समस्याएं हैं तो विपक्ष के तौर पे वो कहीं हमलावर नज़र आ रही हों। अभी वो चुनाव के पहले हमलावर नज़र आई हैं, ख़ास करके तब जब 23 जुलाई को सतीश मिश्रा ने शुरुआत की है ब्राह्मण सम्मेलन की अयोध्या से। तो चुनाव के बाद वो क्या करेंगी ये कहना बहुत मुश्किल है।